अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंजाइम के काम करने के की रफ्तार पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे टेम्परेचर, दूसरे नंबर पे है पीएच और तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है बेटा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आपको बताते चलें कि बेटा कि जब टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से इबव होता है या उससे लो होता है, तो फिर उसके बाद बॉडी के अंदर जो इंजाइम प्रेजेंट होते हैं उस वक्त उनके काम करने की रफ्तार पर क्या असर होता है। अगर हम बात करें कि आप सब जानते हैं बेटा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट हमारे बॉडी में जो इंजाइम प्रेजेंट हैं वो भी इस टेम्परेचर के ऊपर ऑप्टिमम जो है वो काम कर रहे हैं। ऑप्टिमम से क्या मुराद है, मतलब बॉडी का वो टेम्परेचर जिस पर इंजाइम के काम करने की रफ्तार मैक्सिमम होती है या वहाँ पे उस टेम्परेचर पर इंजाइम मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर इस 37 से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, या इस बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 से कम हो जाए, तो उस वक्त इंजाइम्स के काम करने की रफ्तार पर क्या असर होता है वो आपको बताते चलें। कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 से इबव हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, इससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है आपको पता है कि वो वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इंजाइम के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, और उस वाइब्रेशन से ये हो सकता है कि इंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाए, क्योंकि वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और एक दूसरे से जब सेपरेट हो जाएंगे तो उसकी जो स्ट्रक्चर है इंजाइम की वो मेंटेन नहीं रहेगी, और इसी तरह इंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे अगर बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से बिलो हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि इंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अब इनएक्टिव जो है जब हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनके काम करने की रफ्तार जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात माइंड में रहे कि हाई टेम्परेचर होने से क्या होगा कि आपके इंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो इससे इंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और ऐसे इंजाइम को जब टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल मिलना शुरू हो जाएगा, ये इंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये होता है बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर की, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है बेटा, कि वो टेम्परेचर जिस पर इंजाइम जो है बेहतरीन काम करता है। यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर एट विच enzyme activity enhances, टेम्परेचर एट विच इंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, इनहांस कर जाती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और आपसे पूछा जा सकता है ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, तो आप लिख सकते हैं बेटा 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इंजाइम की एक्टिविटी पे, आपको बताते चलें कि नॉर्मल से नॉर्मल टेम्परेचर से जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो इससे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल या एटम्स क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। वाइब्रेशन ऑन एटम्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी देन क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर से एंजाइम क्या हो जाते हैं बेटा, डीनेचर हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगली बात जो है वो हम करने लगे हैं कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लो हो जाए तो उस वक्त क्या होगा, लो टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ेगा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है या एंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे लो टेम्परेचर पर। जैसे ही एंजाइम जो है उनको टेम्परेचर जो है वो हम प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे लो से, जैसे ही हाई की तरफ जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रीगेन। एंजाइम जो है दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी बात को हम अगर ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, और यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा रिएक्शन रेट। यहाँ पे रिएक्शन रेट है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो अगर हम बात करें, ये रिएक्शन रेट 10, 15, 20, 25, 30, और टेम्परेचर अगर हम लिखें यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, 10, सॉरी यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, 12, 30, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे लिखते हैं बेटा 50 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर जो है वो क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस होगा तो एंजाइम के रिएक्शन रेट भी क्या होगा, कम होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देखें ये रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें बेटा, यहाँ पे रिएक्शन रेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ये 37 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिएक्शन रेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद जो है 37 के बाद जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा है तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार जो है वो देखें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। यहाँ से जो है वो रिएक्शन रेट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और 37 तक जो है वो मैक्सिमम रिएक्शन रेट जाता है। एंजाइम बेहतरीन तौर पर काम करते हैं, और जैसे ही 37 से अबव होता है तो रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम एक्चुअली क्या हो जाता है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। और जैसे 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाएगा टेम्परेचर, एंजाइम क्या होते जाएंगे, इनएक्टिव होते जाएंगे, उनके काम करने की रफ्तार कम होती जाएगी। और जैसे उनको दोबारा से ज़्यादा टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो अपना रिएक्शन रेट क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। जी आगे जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर, दैट इज कॉल्ड एज पीएच।
पीएच क्या होता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच। अब आपको बताते चलें, हर इंजाइम एक ख़ास जो है वो पीएच पर काम करता है। हर इंजाइम के जो है वो क्या होती है, डिफरेंट पीएच होती है। तो अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो देते हैं आपको कि आपके स्टमक में एक इंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज पेप्सिन। वो जो है एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है। एसिडिक इन्वायरमेंट की पीएच हमेशा 7 से कम होगी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपको देते हैं कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो इंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन। वो भी क्या करता है, ट्रिप्सिन इंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ये इंजाइम जिस पीएच पर काम करता है वो अल्कलाइन पीएच है। अल्कलाइन पीएच जो है वो कितना होती है, 7 से अबव होती है। तो वैसे जो है वो कितनी पीएच पर काम करते हैं, ट्रिप्सिन दैट इज कॉल्ड दैट इज 8 पीएच पर ट्रिप्सिन एंजाइम बेस्ट वर्क करता है। और जो हमारे उसमें स्टमक के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पेप्सिन, वो जिस पीएच पर काम करता है दैट इज 2 पीएच। और 2 पीएच जो है वो किसकी होती है, एसिडिक सोल्यूशन की होती है या एसिडिक मीडियम की होती है। तो ये आपको बता दिया कि हर एंजाइम जो है ख़ास पीएच पर क्या करता है, काम करता है। अगर इससे सिचुएशन रिवर्स हो जाए, अगर हम इन्वायरमेंट की या उस मीडियम की पीएच जो है वो चेंज कर दें, जिस पीएच पर एक एंजाइम जो है वो काम कर रहा है या उसकी काम करने की जो रफ्तार है या उसका रिएक्शन रेट है वो मैक्सिमम है, अगर हम वो मीडियम की पीएच जो है वो चेंज कर दें, से फॉर एग्जांपल स्टमक में इंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जिस पीएच पर काम करता है वो ऑप्टिमम पीएच है 2। अगर हम 2 से ये पीएच 8 कर दें तो क्या इंजाइम काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पीएच आपने क्या कर दी, चेंज कर दी। इससे इंजाइम क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा और उसके काम करने की रफ्तार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात हम लिखते हैं बेटा इसी बात को कि स्पेसिफिक एंजाइम्स क्या करते हैं, वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हम देते चलें कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो काम करता है बेटा स्टमक में। स्टमक में किस पीएच पर काम करता है, पीएच जो है वो 2 पीएच पर ये मैक्सिमम काम करता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम देते चले आपको बेटा, एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो कहाँ पे काम करता है बेटा, इंटेस्टाइन में। वहां पे जो पीएच है वो कितना है बेटा, 2, सॉरी पीएच है 8। अब ये एंजाइम 2 पीएच पर काम कर रहा है, ये एंजाइम 8 पीएच पर काम कर रहा है। दोनों जो एंजाइम्स हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। काम दोनों एक करते हैं बेटा, लेकिन दोनों की जो पीएच है वो क्या डिफरेंट है और वो डिफरेंट पीएच पर काम कर रहा है। पेप्सिन 2 और ट्रिप्सिन जो है वो 8 पीएच पर क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये पेप्सिन एंजाइम की ये पीएच 2 जो है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है 8 पीएच का पर काम करता है, तो हम इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, यानी कि इस पीएच पर एंजाइम बेहतर काम करता है। अगर हम सिचुएशन जो है वो रिवर्स कर दें, या हम क्या करें बेटा, सिचुएशन रिवर्स कर दें या मीडियम की जो पीएच है वो क्या करें, चेंज कर दें। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम स्टमक में काम कर रहा है तो उसकी पीएच 2 से स्टमक में एंजाइम कर रहा है, काम कर रहा है पेप्सिन, उसकी हम पीएच क्या कर दें 8, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम डीनेचर होगा तो काम करने की सलाहियत जो है उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
अगर हम इसी बात को जो है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे पीएच हम लिखते हैं बेटा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट 5, 10, 15, 20, 25। और पीएच जो है ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, 2 पीएच, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये देखें बेटा, ये जो 2 pH है, इस पर कौन सा एंजाइम मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है? दैट एंजाइम इज पेप्सिन। और ये कहाँ पे काम कर रहा है? स्टमक में। अगर हम दूसरा एंजाइम बात करें, दूसरे एंजाइम की, ट्रिप्सिन की, ट्रिप्सिन एंजाइम जो मैक्सिमम अपनी आउटपुट दे रहा है बेटा, वो किस पीएच पर दे रहा है? दैट इज 8 pH। ये ट्रिप्सिन के लिए, और ये किसके लिए बेटा? पेप्सिन के लिए। ट्रिप्सिन एंजाइम किस में काम कर रहा है? इंटेस्टाइन में। और ये देखें कि 8 pH से जैसे ही pH इंक्रीज करती है तो इसकी काम करने की सलाह जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर 8 pH से कम जो है pH होती है तो फिर भी इसका रिएक्शन रेट क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। जी बेटा, थर्ड जो फैक्टर है जो कि एंजाइम के एक्टिविटी पर इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जी बेटा, सबस्ट्रेट आपने पहले पढ़ा होगा कि वो मॉलिक्यूल जिसके साथ एंजाइम बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, और उसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके कैटालाइसिस का प्रोसेस करा के उसके बाद प्रोडक्ट बना देता है, और एंजाइम बाद में खुद अनचेंज हो जाता है और सेपरेट भी हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर किसी भी मीडियम के अंदर एंजाइम मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे? जब हम सबस्ट्रेट उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, सबस्ट्रेट के ऐड करने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी और रिएक्शन रेट भी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये आपके माइंड में रहे कि एक ख़ास हद तक, एक ख़ास हद तक सबस्ट्रेट को ऐड करने से एंजाइम की एक्टिविटी इन्हांस होगी, उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगी? एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन रेट जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, उस पर मज़ीद कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर आपको भूख लगी हुई है और आप जो है वो खाना आपको मिल जाता है, एक ख़ास हद तक जो है वो आप खाना खाएंगे और आपकी भूख जो है वो मिटती जाएगी। एक ख़ास हद तक जो है वो आप खाना खाएंगे तो आप सेहतमंद भी रहेंगे। अगर उससे ज़्यादा खा लेंगे तो उससे आपकी बॉडी पे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ख़ास हद तक रिएक्शन रेट बढ़ेगा, उसके बाद जो है वो रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसी बात को जो है वो हम लिखते हैं बेटा कि अगर किसी भी रिएक्शन साइट के अंदर, किसी भी रिएक्शन साइट में एंजाइम के मॉलिक्यूल जो है वो क्या है बेटा? एंजाइम जो है वो क्या है बेटा? उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। उस टाइम में अगर आप ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार को आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा बेटा? रिएक्शन रेट इंक्रीज करता जाएगा। मतलब एट दैट टाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा? रिएक्शन रेट के।
लेकिन ये आपके माइंड में रहे आपको फॉर द स्पेसिफिक लिमिट, एक स्पेसिफिक लिमिट तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक लिमिट को जो है वो हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर उसके बाद रिएक्शन रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जी बेटा, अगर हम इसी बात को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें बेटा, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहाँ पे अगर हम लिखें रिएक्शन रेट, तो यहाँ पे देखते चलेंगे बेटा कि ये 0 10 20 25 30 40। तो अगर हम क्या करेंगे बेटा, ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ये देखें बेटा, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो हम जैसे बढ़ा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 20 25 30, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, 5 थी तो रिएक्शन रेट 20 था, 10 थी तो रिएक्शन रेट और हो गया, 15 हो गया तो रिएक्शन रेट और हो गया बेटा। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स है, वहां पे स्पेस जो है वो प्रेजेंट है, वहां पे स्पेस प्रेजेंट है, वहां पे अभी सबस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, इसमें स्पेस अवेलेबल है, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट में यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। लेकिन इस जगह पर एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी हैं, फुल हो चुके हैं, किसके साथ बेटा, सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट से फुल हो चुकी हैं। जब फुल हो जाती हैं तो फिर फर्दर अगर आप इंक्रीज भी कर रहे हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, लेकिन ये देखें रिएक्शन रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर इधर देखें तो ये 35 के राउंड अबाउट जो है वो रिएक्शन रेट रुक गया, उससे आगे जो है वो आप सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रिएक्शन रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप सबस्ट्रेट की मिकदार आप बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे फिलहाल एक्टिव साइट में स्पेस अवेलेबल है, फर्दर जो है वो सबस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। तो कुछ जो है वो अगली डेफिनेशंस हैं वो आपको भी बताते चले कि इनहिबिटर्स क्या है। इनहिबिटर्स जो है ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल्स के इनसाइड में या सेल्स के आउटसाइड इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते हैं। सेल्स के इनसाइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं या सेल्स के आउटसाइड जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये करते क्या हैं, ये बेटा एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। और स्टॉप कैसे करते हैं बेटा, टेम्परेरीली। टेम्परेरीली क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं या इन्हांस करते हैं या क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स।